नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पश्चाताप की आग। प्रकाश के घर जब नन्हे नवीन ने जन्म लिया तो उसका घर खुशियों से भर गया। रात को नवीन के जागने पर उसको सुलाना और गंदा करने पर डायपर बदलने का काम प्रकाश का था। चूँकि कमला पूरा दिन घर के साथ साथ नवीन का भी काम करती रहती थी, तो रात को उसको आराम करना ज़रूरी हो जाता था। कमला की शुरू में कई रातें जागकर नवीन को सुलाने में ही बीती थीं, लेकिन फिर दिन भर काम और रात को भी जागने से उसकी तबीयत खराब होने लगी। तो प्रकाश ने रात में अमित के जागने पर भी जिम्मेदारी खुद पर ओढ़ ली। धीरे धीरे समय बीता और नवीन जब चलने लायक हुआ तो दिन भर कमला को अपने पीछे पीछे दौड़ाने लगा। ऐसे ही हंसते खेलते कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। अब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था। आगे एमबीए पढ़ने के लिए वो अमेरिका जाना चाहता था। प्रकाश और कमला जी ही जानते थे कि किस तरह से उन दोनों ने मिलकर उसको इंजीनियर बनाया था। उनका बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी कभी नवीन की किसी भी ज़रूरत में कमी नहीं आई थी। खुद सस्ता फ़ोन चलाते थे, लेकिन नवीन को स्मार्टफोन दिला रखा था। खुद नए जूते या कपड़े लिए हुए उसको सालों हो गए थे, लेकिन साल में 2 से 3 बार बेटे के लिए नए कपड़े और जूते ज़रूर आते थे। हर छोटी बड़ी ज़रूरत नवीन के बोलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। अब जब नवीन ने अमेरिका जाकर एमबीए करने का मन बनाया तो प्रकाश उसे मना नहीं कर पाया। आखिर हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा उससे भी बड़ा आदमी बने और दुनिया में नाम कमाए। कमला ने चिंता में जाहिर करी कि आखिर कैसे वो उसके अमेरिका जाने के सपने को पूरा करेंगे, लेकिन प्रकाश ने उसे समझा लिया, पर खुद मन ही मन चिंतित रहा कि कैसे आखिर वो पैसे का इंतजाम करेगा। ऐसे ही एक दिन ऑफिस में प्रकाश को चिंता में डूबा हुआ देखकर उसके सहकर्मी वर्मा साहब ने पूछ लिया, अरे शर्मा जी, क्या बात है? आजकल देख रहा हूँ कि तुम बड़े उदास रहते हो। कोई बात हो तो बताओ, मैं कोई शायद हल निकाल सकूँ। वर्मा साहब ने वही पास पड़ी कुर्सी खिसका कर प्रकाश से बोला। कुछ देर चुप रहने के बाद प्रकाश ने अपनी परेशानी का कारण उनको बता दिया। वर्मा साहब पहले तो 2 मिनट तक प्रकाश का मुंह देखते रहे, फिर बोले, यार, तुमने स्टूडेंट लोन या एजुकेशन लोन के बारे में नहीं सुना है क्या? हाँ, सुना तो है, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। मुझे कैसे क्या करना होता है इसमें नहीं पता मुझे तो। वर्मा साहब की तरफ मुखातिब होते हुए प्रकाश ने बोला, अरे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ तुम्हें। देख, बैंक उच्चतर पढ़ाई के लिए लोन देता है। वो पढ़ाई चाहे अपने देश में हो या विदेश में हो। लोन पढ़ाई करने वाले के नाम से मिलता है, जिसमें माता या पिता सह आवेदक होते हैं। लोन का पैसा लोन लेने वाले को चुकाना पड़ता है। मतलब ये कि अगर तुम नवीन की पढ़ाई के लिए लोन लेते हो तो लोन की किस्तें नवीन को ही चुकानी पड़ेंगी, समझाते हुए वर्मा साहब ने बोला। लेकिन प्रकाश अभी भी कुछ दुविधा में था। समझे नहीं क्या? अच्छा, मैं फिर से बताता हूँ। दरअसल बैंक उन बच्चों को पढ़ने के लिए लोन देता है जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं और जो यहीं देश में रहकर अपनी पढ़ाई उच्चतर की पढ़ाई करना चाहते हैं। लोन भी उन्हीं बच्चों के ही नाम पर होता है जिसकी किस्तें उन्हें ही चुकानी पड़ती हैं। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तब मतलब इसमें जिस बच्चे को पढ़ने का लोन मिला है वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद धीरे धीरे उस लोन को चुका सकते हैं। कुछ बैंक पढ़ाई पूरी होने के बाद 6 माह का समय देते हैं बच्चों को लोन चुकाने के लिए। ये लोन चुकाने की अवधि अलग अलग बैंक की अलग अलग होती है। वर्मा साहब ने थोड़ा और विस्तार से प्रकाश को बताया। हाँ, अब मैं समझ गया। अगर मैंने नवीन के नाम पर लोन लिया पढ़ाई के लिए तो उसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मुझे नहीं बल्कि उसी को चुकाना पड़ेगा। प्रकाश ने बात को समझाते हुए बोला और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद वर्मा साहब, आपने मेरी एक चिंता को दूर किया। बाकी जानकारी मैं बैंक जाकर ले लूँगा। थोड़ी रिलैक्स होते हुए प्रकाश बोले। फिर उसी दिन ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर प्रकाश ने एक बैंक से सारी जानकारी ली और फॉर्म भी लेते हुए घर की तरफ खुशी खुशी निकल पड़ा। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद नवीन के नाम का लोन पास हो गया। तयशुदा समय पर उसने अपनी फ्लाइट पकड़ी और निकल गया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कमला जी ने अपनी भीगी पलकों से नवीन को विदा किया। प्रकाश ने कमला को समझाया
भी कि बस 1 साल की बात है और ये 1 साल भी यूं पलक झपकते ही बीत जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सिर्फ प्रकाश की ही सोच थी, नवीन की नहीं। नवीन का MBA भी पूरा हो गया, लेकिन वो वापस नहीं आया क्योंकि अब उसकी वही जॉब लग गई थी। शुरू में तो नवीन प्रकाश और कमला से बात करता था, फिर धीरे धीरे वही होने लगा जो अमूमन ऐसे परिवार में होता है कि बेटा विदेश में है और माँ बाप बस उसकी राह ही ताकते रह जाते हैं। इसी तरह से 1 और साल बीत गया, लेकिन नवीन अभी भी नहीं आया था वापस अपने माँ बाप से मिलने। प्रकाश और कमला का भी वही हाल होने लगा था जो बाकी के माता पिता का होता है, जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर अलग हो जाते हैं और फिर पलट कर भी नहीं देखते। कमला जी तो बेटे की याद में बीमार रहने लगी थीं। कई बार प्रकाश ने नवीन को फ़ोन करके एक बार आकर अपनी माँ से मिलने को बोला, लेकिन हर बार नवीन का एक ही जवाब होता था, अभी नई नई नौकरी मिली है पापा, इतनी जल्दी कैसे छुट्टी मिल जाएगी? मुझे आप मम्मी को समझाइए, मुझे जैसे ही छुट्टी मिलेगी मैं आ जाऊँगा। किसी तरह से कमला को तो समझा देता था, लेकिन अपने दिल को वो क्या कहकर तसल्ली देता। बस चुपचाप बेटे की याद में दिल ही दिल में रो लेता था। प्रकाश और क्या दोनों ही नवीन के गम में घुले रहे थे। ऊपर से अभी तक प्रकाश नवीन की इंजीनियरिंग का कर्जा ही चुका पाया था कि एक दिन उसके सिर पर तब बम फटा जब बैंक से एक नोटिस आया। नोटिस पढ़कर प्रकाश को पता चला कि नवीन के लोन की किस्तें काफ़ी समय से नहीं गई हैं। नोटिस पढ़ते ही प्रकाश का दिमाग ही जैसे घूम गया। अभी तक तो वो किसी तरह से प्रकाश की इंजीनियरिंग का लोन ही चुका पाया था और अब ये मुसीबत भी गले आ गई थी, क्योंकि वो उस लोन में सह आवेदक था। तो अब या तो उसको लोन भरना पड़ता या फिर नवीन को बोलना पड़ता कि वो लोन चुकाए। प्रकाश ने दूसरा रास्ता चुना और नवीन को फ़ोन लगाया। फ़ोन एक लड़की ने उठाया। हेलो जी, मुझे नवीन से बात करनी है, क्या आप उससे मेरी बात करवा सकती हैं? प्रकाश ने उस लड़की के हेलो कहने पर बोला। तुम कौन बोल रहा है? नवीन अभी बाथरूम में है, जब आएगा बाहर तो मैं उसको बता दूंगा कि तुमसे बात कर ले, तुम अपना नाम बता दो। टूटी फूटी हिंदी में उस लड़की ने बोला। तो प्रकाश ने उससे ही उल्टा सवाल कर लिया कि वो कौन है, और जब लड़की ने जवाब दिया तो प्रकाश के होश उड़ गए। लड़की ने बोला, मैं नवीन का वाइफ मैरी बोल रहा हूँ। तुम कौन? किसी तरह से खुद को संभालते हुए नवीन ने बताया कि वो नवीन के पापा प्रकाश शर्मा बोल रहे हैं। अब चौंकाने की बारी उस लड़की मैरी की थी। क्या बोला तुम नवीन का फादर बोल रहा हो? बट नवीन का तो बोला कि उसका फादर मदर नहीं है, वो अकेला है। तुम जरूर कोई फ्रॉड बोल रहा है। नाउ कीप द फोन एंड डोंट कॉल अगेन, कहकर मैरी ने फ़ोन काट दिया। प्रकाश अब समझ चुका था कि आखिर नवीन के वापस न आने और लोन न चुकाने के पीछे क्या कारण था। प्रकाश ने अब ये बात कमला जी को बताना ही बेहतर समझा, क्योंकि वो जान चुका था कि अब कमला से और झूठ बोलना या झूठी तसल्ली देना ठीक नहीं है। किसी तरह से हिम्मत करके प्रकाश जी ने सारी बातें कमला को बता दी। कमला पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। जिस बेटे के लिए इतने अरमाल दिन में दबाए बैठी थी, उस बेटे ने सब पर पानी फेर दिया। ये सदमा कमला बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसको दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से उसको एक नई जिंदगी मिल गई थी। डॉक्टर ने किसी भी तरह से कोई भी टेंशन लेने से मना कर दिया था। कमला ने भी ठान लिया था कि अब वो उस बेटे की परवाह नहीं करेगी जिसने दोनों की परवाह नहीं करी। लेकिन बैंक वालों से इस बात का क्या लेना देना भला, उन्हें तो बस अपने पैसे से मतलब होता। वो लोग प्रकाश जी को परेशान करने लगे। अब तो नवीन का नंबर भी नहीं लगता और यहाँ तक कि नवीन ने खुद से भी उन लोगों को फ़ोन नहीं किया। बैंक वालों ने अभी भी प्रकाश को परेशान करना बंद नहीं किया था, इसलिए उसने अपना घर बेचकर सारा लोन चुका दिया और कमला को लेकर एक किराए के मकान में रहने लगा। नौकरी से मकान का किराया और घर का खर्च चलने लायक सैलरी मिल जाती थी, लेकिन अब उनके जीवन में और कोई खुशी जैसे नहीं रह गई थी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। प्रकाश और कमला अपने बेटे नवीन की याद में मन ही मन घुलते जा रहे थे। बस ऊपर से खुश होने का दिखावा दोनों का चलता रहता था। एक दिन ऑफिस में बैठे प्रकाश अपना काम कर रहे थे कि चपरासी ने आकर उसे
बताया कि कोई उनसे मिलने आया है। प्रकाश ने एक पल के लिए तो यही सोचा कहीं बैंक वाले तो नहीं आ गए। फिर अगले ही पल उन्हें याद आ गया, अब तो सारा लोन उसने चुकता कर दिया है, फिर भला बैंक वाले तो हो ही नहीं सकते। खैर, उसने अपनी सोच को विराम दिया और कुर्सी से उठकर बाहर की तरफ चल पड़े, उस शख्स से मिलने जो प्रकाश का इंतजार कर रहा था। बाहर जब प्रकाश ने बेंच पर बैठे शख्स को देखा तो एक पल को उसके चेहरे पर कई भाव आए और गए, लेकिन अगले ही पल फिर से चेहरा सख्त हो गया। धीरे धीरे कदमों से प्रकाश उस शख्स के पास पहुंचा और बोला, अब क्या करने के लिए आए हो यहाँ? सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने, अब क्या लेने आए हो मुझसे? अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास तुम्हें देने के लिए, सिर्फ मेरी बर्बादी ही है अब मेरे पास। ऐसा मत कहिए पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और उस गलती की सज़ा भी मैंने काट ली है। पैरों पर गिरते हुए रोते हुए नवीन ने जब बोला तो प्रकाश का कलेजा फट पड़ा, लेकिन अभी भी उसने खुद को सख्त ही रखा था। पापा, मैं हमारे घर गया था, लेकिन पता चला कि आपने उसको बेच दिया और कहीं और ही रहने लगे। मैंने दूसरे घर का पता जानना चाहा, लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम था, इसलिए मैं आपके पुराने ऑफिस में आ गया था। वहाँ से पता चला कि आपका वो ऑफिस ही किसी कारण बंद हो गया। मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिले। एक दिन वर्मा अंकल मिले मुझे, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ काम करने लगे हैं, तो मैं यहाँ आ गया आपसे मिलने। पापा, मम्मी कहाँ हैं, कैसी हैं वो? बहते हुए आंसुओं के साथ नवीन ने पूछा। तो प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस ऑफिस में अंदर की तरफ चल दिया। नवीन अभी भी नम आंखों से ही अपने पिता को जाते हुए देख रहा था। जब प्रकाश उसकी आंखों में ओझल हो गए तो नवीन भी थके कदमों से ऑफिस के बाहर निकल गया। इधर प्रकाश का मन अब ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसको रह रहकर अपने बेटे नवीन की याद सता रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर इतने साल बाद उसका बेटा वापस लौट कर आया है, और वो है कि उसको गले लगाकर उसका हाल चाल पूछने की जगह उसको खरी खोटी सुना दी। ये ही सब सोचते सोचते ऑफिस की छुट्टी हो गई और प्रकाश घर के लिए निकल गया। ऑफिस से घर पर कुछ बेचैन सा था प्रकाश। उनकी बेचैनी देखकर कमला पूछ बैठी, क्या हुआ जी, आप आज कुछ परेशान से दिख रहे हैं? ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? प्रकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी को बताए या नहीं कि उसका बेटा लौट आया है और उसकी मुलाकात भी हुई थी। फिर कुछ सोचकर प्रकाश बोला, कमला, अगर अपना नवीन लौट आए तो? ये बात सुनकर एकदम से कमला के चेहरे पर पहले तो खुशी फिर कठोरता छा गई और उसने बहुत ही रूखेपन से बोला, आए या ना आए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने एक बार भी हम बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं सोचा कि उसके बिना कैसे रहेंगे, तो भला हम क्यों उसके बारे में चिंता करें? उसने हमारे सपने तोड़ दिए और आज इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया। जिस घर को मैंने अपने हाथों से इतने प्यार से बनाया सजाया, उसको बेचना पड़ा और इस बस्ती में आकर रहना पड़ रहा है। प्रकाश ने जब ये सुना तो एक पल के लिए उसका दिल धक से हो गया कि आखिर कमला ने अपने मन को कठोर कर लिया है। फिर भी उसने आज नवीन से हुई मुलाकात के बारे में बताना जरूरी समझा और कमला को अपने पास बिठाकर बोलना शुरू किया, कमला, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, तुमको एक बात बतानी है। कमला के बैठने के बाद कुछ पल खामोश रहकर प्रकाश ने बोलना शुरू किया, पता है कमला, आज मैं ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी भोला राम ने आकर बताया कि कोई मुझसे मिलने के लिए बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। कहकर प्रकाश चुप हो गया और कमला के चेहरे पर कई तरह के भाव आए और चले गए। कौन आया था मिलने के लिए जी? कहीं कोई बैंक से तो नहीं आया? फिर हमने तो सारा पैसा चुका दिया, तो फिर भला क्यों आए बैंक वाले? थोड़ा घबराहट के साथ कमला ने जब बोला तो कमला उसे शांत कराते हुए प्रकाश ने कहा, अरे नहीं रे बाबा, बैंक से कोई नहीं आया था। बल्कि इतना कहकर प्रकाश फिर से चुप हो गया। अरे आप चुप क्यों हो गए? बताते क्यों नहीं कि कौन आया था? क्यों आप पहेलियां बुझा रहे हैं? थोड़ा और बेचैन होकर कमला ने बोला तो प्रकाश के मुंह से निकला, प्रकाश, नवीन आया था आज मुझसे मिलने के लिए। नवीन का नाम सुनते ही कमला एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई। क्या क्या कहा अभी आपने? नवीन आया था, हमारा नवीन आया था आपसे मिलने के लिए। खुशी, दुख, आश्चर्य और कठोरता के मिले जुले भाव
लेकर प्रकाश ने बोला। कमला ने उसका हाथ पकड़कर उसको बिठाते हुए बोला, हाँ कमला, तुमने ठीक सुना कि कमला हमारा नवीन आया था मुझसे मिलने के लिए। फिर प्रकाश ने पूरी बात उसे बता दी। प्रकाश के मुंह से ये सब सुनकर एक बार फिर से कमला का दिल पिघल गया था, लेकिन पिछले 5 साल से अपने उस दर्द भरे जीवन को याद करके उसके चेहरे पर एक बार फिर से कठोरता आ गई थी। अब क्या करने आया है वो यहाँ? जब हमें उसकी ज़रूरत थी तब तो उसने आना तो दूर एक फ़ोन भी नहीं किया। उसको क्या पता कि यहाँ हम पर क्या बीती है, कैसे हमने अपने को संभाला है। अब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आया है वहीं लौट जा, कह दीजिएगा आप उससे। अब अगर मिलें तो कहकर कमला उठ चुकी थी और किचन में जाकर प्रकाश के लिए चाय बनाने लगी। उसके बाद दोनों ने नवीन की कोई बात नहीं करी और रात का खाना खाकर चुपचाप सो गए। सुबह जब प्रकाश अपने ऑफिस पहुंचा तो देखा कि नवीन वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। प्रकाश को देखते ही वो उसके पास आया। पापा, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर पाएंगे? मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन एक बार मुझे मौका तो दीजिए अपनी गलती सुधारने का। पापा, आपको नहीं पता कि मैंने आपका और मम्मी का दिल दुखाने की सज़ा पा ली है। कहते कहते वो एक बार फिर से रो पड़ा। प्रकाश ने उसे गौर से देखा तो पाया कि वो बड़ी ही दयनीय दशा में था। प्रकाश ने ऑफिस से छुट्टी ली और नवीन को लेकर घर चला गया। कमला ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वैसे नवीन को खड़ा देख आश्चर्य से भरकर बस उसको ही देखने लगी। कमला, कहाँ खो गई हो? जब प्रकाश ने ये बोला तो कमला जैसे नींद से जाग गई। तब नवीन उसके पैरों में गिरकर रो रहा था। कमला ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। सामने दोनों ही आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी थी। यूं माँ बेटे का मिलन देख प्रकाश की भी आंखें भर आईं। उसने फिर उनको घर के भीतर चलने को बोला। नवीन अंदर गया तो देखा कि ये मात्र एक कमरे का घर था। उसे अपना पुराना घर याद आ गया, जहाँ उसका कमरा अलग था और बाहर बड़ा आंगन था, जहाँ वो बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ खेलता था। लेकिन अब उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और अपने आंसुओं को रोकने की बेवजह कोशिश करने लगा। कुछ देर तो यूं ही खामोशी छाई रही। फिर चुप्पी तोड़ते हुए प्रकाश ने बोला, अरे कमला, इतने साल बाद तुम्हारा लाडला घर आया है तो क्या उसे कुछ खिलाओगी नहीं? बस यूं ही उसे भूखा बिठा के रखोगी? जाओ जल्दी से कुछ अच्छा सा बना कर लाओ इसके खाने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं खिलाऊंगी अपने बेटे को। अभी इसकी पसंद की आलू टमाटर की सब्जी, पूड़ी और रवा का हलवा, वो भी देसी घी में डूबा, और काजू बादाम गिरी से भरपूर बनाकर लाती हूँ। कहते हुए कमला उठी और नवीन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए किचन में चली गई। प्रकाश ने एक जोड़ी नया कुर्ता पैजामा लाकर नवीन को दिया और उसको नहाकर फ्रेश होने को बोला। नवीन उठकर बाथरूम में चला गया और नहाकर वापस आकर उसी कुर्सी पर बैठ गया। दोनों बाप बेटे बस खामोश थे। नवीन चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए अपराधियों के जैसा बैठा हुआ था। कुछ ही देर में कमला गर्मा गर्म सब्जी, पूड़ी और हलवा लेकर आई और उसने प्लेट नवीन के सामने रख दी। खाने से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, लेकिन नवीन की जैसे हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो हाथ बढ़ाकर खाना खा सके। उसको वो समय याद आने लगा जब उसकी वजह से यही खाने की प्लेट उसके मम्मी पापा के सामने से छिन रही थी। ये सोचकर ही नवीन की आंखों से 2 बूंद आंसुओं की लुढ़ककर उसके गालों पर आ गए। उसकी माँ ने तुरंत ही नवीन के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे सत्तावना दी और खुद ही पूड़ी का एक और बनाकर सब्जी में लपेटकर नवीन को खिलाया। तुरंत ही नवीन अपनी माँ से लिपट कर रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत दुख दिया है आपको और पापा को। मैं तो आपका बेटा कहलाने लायक भी नहीं हूँ। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। तुम हमारे बच्चे हो और माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। रोते रोते कमला ने भी बोला। फिर शांत होकर नवीन को अपने ही हाथों से खाना खिलाया। खाना खाकर नवीन ने सोने की इच्छा जाहिर करी। वही हॉल में ही वो पड़े एक पलंग पर सो गया। प्रकाश और कमला उसे बहुत ही प्यार से देख रहे थे। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि नवीन की हालत ठीक नहीं दिख रही थी। कुछ तो हुआ था उसके साथ, शायद बहुत बुरा हुआ था उसके साथ। उसको देख कर लग रहा था
प्रकाश ने तय कर लिया कि नवीन के जागने पर वो उससे उसकी परेशानी का सबक पूछेगा। नवीन को यूं चैन से सोता देख कमला और प्रकाश को उसके बचपन के दिन याद आ गए कि ऐसे ही खुद में खुद को समेट कर वो सोता था और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी सुकून भरी मुस्कान रहती थी। और आज भी वो बिल्कुल वैसे ही सो रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं बल्कि एक उदासी सी छाई हुई थी। कुछ देर दोनों उसे यूं ही देखते रहे, फिर अंदर कमरे में चले गए। प्रकाश ने कमला से अपनी चिंता जाहिर करी कि उसे लगता है कोई बड़ी बात हुई है। नवीन के साथ कमला ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ जी आप सही कह रहे हैं, मुझे भी उसके चेहरे की उदासी और दिल में छुपे दर्द से लग रहा है कि कोई बात हुई है जिससे वो टूट सा गया है। कुछ समय के बाद जब नवीन सोकर उठा तो उसकी माँ ने बढ़िया सी अदरक वाली चाय उसे पिलाई। प्रकाश ने जब देखा कि अब नवीन थोड़ा इत्मीनान से हो गया है तो उससे नवीन से पूछा, बेटा आप बताओ कि क्या हुआ है, क्यों तुम इतने साल तक हमसे दूर रहे, क्यों तुमने बैंक की कुछ किस्तें देने के बाद उसको देना बंद कर दिया, तुम कहाँ थे इतने साल और ये मेरी कौन थी। मेरी का नाम सुनते ही एक बार फिर से नवीन की आंखें नम हो गईं, लेकिन किसी तरह खुद को उसने संभाल लिया। प्रकाश और कमला ने एक दूसरे को देखा, फिर खामोशी से नवीन की तरफ देखा जो शून्य में निहारते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी कहानी कहनी शुरू करी। पापा मम्मी, अमेरिका में मेरे कॉलेज के दिनों में ही मुझे मैरी मिल गई थी, वो भी मेरे ही साथ MBA कर रही थी। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जाने कैसे उसे लगा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैंने भी कभी उसे आप लोगों के बारे में नहीं बताया। फिर जब हम लोगों की पढ़ाई खत्म होने को थी तभी मुझे पता चला कि मैरी के पापा की लिवरपूल में खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैरी ने अपने पापा को भी शायद मेरे बारे में ही बता रखा था कि मैं अनाथ हूँ। कहते कहते नवीन का सिर झुक गया और प्रकाश और कमला उसको हैरत भरी नज़रों से देखने लगे। फिर जिस दिन हमारा कॉलेज खत्म हुआ और दीक्षांत समारोह था, उस दिन मैरी के पापा आए थे। मैरी ने मेरी मुलाकात अपने पापा से कराई और उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर दी। मैं बहुत खुश हुआ और तुरंत ही हाँ कर दी उस नौकरी के लिए। फिर उसी दिन मैं मैरी और उसके पापा के साथ लिवरपूल के लिए निकल गया। 2 दिन के बाद मैंने मैरी के पापा की कंपनी ज्वाइन कर ली। मुझे कंपनी की तरफ से एक घर और गाड़ी मिल गई थी। 7-8 महीने बाद एक बड़ी डील होने की खुशी में मैरी के पापा ने एक पार्टी रखी। मेरी काबिलियत देखकर उस पार्टी में उन्होंने मुझे COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनने का ऐलान कर दिया। मेरे साथ साथ मैरी भी बहुत खुश हो गई थी। ये सुनकर प्रकाश और कमला चुपचाप नवीन की बातें सुन रहे थे। नवीन ने फिर आगे बोलना शुरू किया, इसी बीच कई बार मैंने मैरी से आप लोगों के बारे में बताने की कोशिश करी, लेकिन किसी न किसी वजह से हर बार बात अधूरी रह जाती थी और मैं उसको बता नहीं पाया। फिर 2 महीने बाद मैरी के पापा को हार्ट अटैक आया और उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उन्होंने मुझे बुलाकर मैरी का हाथ और कंपनी की बागडोर मेरे हाथ में दे दी। दूसरे दिन उनकी इच्छा के मुताबिक उन्होंने मेरी और मैरी की शादी करा दी। 1 हफ्ते में ही वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। इसी बीच मेरी लोन की सिर्फ 4-5 किस्त ही जा पाई थी। फिर मैरी के पापा के न रहने पर मुझे कंपनी से मिला घर छोड़कर मैरी के अपने पुश्तैनी मकान में ही मैरी के साथ रहना पड़ा। अब पूरी कंपनी की देख रेख का जिम्मा मेरे कंधों पर आ गया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और मैंने कंपनी का काम भी अच्छे से संभाल लिया था। 3-4 महीने अच्छे से और बीत गए और हमारी ज़िंदगी बहुत बिजी हो गई। नवीन वापस से चुप हो गया था और फिर से शून्य में निहारने लगा था। फिर उसने आगे बोलना शुरू किया, मुझे लिवरपूल में रहते रहते 1 साल हो गया था और इस बीच में 6 साल 7 किस्त लोन की चुका पाया था। अचानक से फिर नवीन चुप हो गया। प्रकाश और कमला एक दूसरे का मुँह देखने लगे और प्रकाश ने नवीन की पीठ सहलाते हुए कहा, बेटा खुल के बोलो कि क्या बात है, क्या हुआ तुम्हारे साथ अमेरिका में। नवीन की आंखों से एक बार फिर अश्क बह निकले। फिर शांत होकर दोबारा उसने बोलना शुरू किया, उस दिन मैं और मैरी बहुत खुश थे क्योंकि सुबह सुबह ही मैरी ने मुझे अपने माँ बनने की खुशखबरी सुनाई थी। मैंने उस दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरा दिन मैरी के साथ ही बिताने का मन बनाया था। कुछ देर बाद जब मैं नहाने गया
तो आपका फ़ोन आ गया और आपकी मैरी से बात हुई। जब मैं नहा कर निकला तो मैरी बहुत ही गुस्से में बैठी थी। मैंने उससे उसकी नाराज़गी के कारण पूछा तो उसने आपसे हुई बात मुझे बताई और पूछा कि क्या सच में मैं अनाथ नहीं बल्कि मेरे मॉम डैड भी हैं। मैंने उसको हाँ बोला और सारी बातें बता दी, लेकिन वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी कि मैंने इतनी बड़ी बात क्यों उससे छुपाई थी और उसकी गलतफहमी को दूर क्यों नहीं किया। उसे लगने लगा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। इसी गुस्से में वो घर से निकल गई। मैं उसके पीछे पीछे गया और उसको मनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मानी और न्यू जर्सी अपनी एक सहेली के घर चली गई। उसके जाने से मैं बिल्कुल पागल सा हो गया था। मेरा मन और ध्यान किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। मैरी को मनाने के लिए मैं भी उसके पीछे पीछे न्यू जर्सी चला गया और उसको बहुत समझाया, होने वाले बच्चे का वास्ता दिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे धोखा नहीं दे रहा था। 1 महीने बाद ही मैं मैरी को पूरी तरह से समझा बुझाकर अपने साथ वापस लिवरपूल लेकर आया था। लेकिन जब वापस आया तो देखा कि मेरी कंपनी की हालत ख़राब हो गई थी। काफ़ी डील्स हमारे हाथ से निकल गई थीं और कई सारे प्रोजेक्ट भी समय से पूरे ना हो पाने की वजह से कंपनी का काफ़ी नुकसान हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जितना संभालने की कोशिश कर रहा था उतनी ही नुकसान होता चला जा रहा था। अगले 3 महीनों में कंपनी बिल्कुल खस्ता हालत में हो गई थी। इसी बीच बैंक से नोटिस आने लगे थे। कंपनी ने जो पैसा बैंक से लिया था उसको चुकाने के लिए कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही थी और समय हाथ से निकलता जा रहा था। इसी बीच कई लोगों ने चेक बाउंस का केस भी कंपनी पर कर दिया। कंपनी के शेयर भी गिर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि अब बस कंपनी के बंद होने की नौबत आ गई थी। उसका पैसा चुकाने का बस एक ही रास्ता था कि कंपनी को बेच दिया जाए और सबका पैसा चुका दिया जाए। लेकिन उस समय कोई भी कंपनी को खरीदने के लिए राजी नहीं हो रहा था। बैंक ने हमें 3 महीने का समय दिया था और देखते ही देखते वो 3 महीने यूं ही निकल गए। बैंक ने कंपनी के साथ साथ घर पर भी कब्जा कर लिया था। मैं और 6 माह की गर्भवती मैरी सड़क पर आ चुके थे। नवीन ने आगे बोलना जारी रखा। सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका था, कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास। एक दोस्त ने कुछ दिन हमें अपने घर पर रखा, लेकिन बिना पैसे के तो कहीं भी गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मुझे चिंता हो रही थी कि कैसे मैरी की डिलीवरी करवाऊंगा और बच्चा पालूंगा। फिर एक दिन एक कंपनी से जॉब के लिए कॉल आई और मुझे रख लिया गया। शुरुआती दौर का तो सैलरी भी कम ही था, लेकिन फिर भी एक संतुष्टि थी कि कुछ तो पैसा अब हर महीने आता रहेगा। मैंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था और जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी को दोबारा सही तरह से चलाने की कोशिश में लग गया। सब कुछ पहले के जैसा तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे स्थितियाँ बदलने लगी थी। मैरी की डिलीवरी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे और मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। एक दिन वॉक पर जाते टाइम एक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से मैरी और बच्चा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। कहते ही नवीन फूट फूट कर रो पड़ा। ये सुनते ही प्रकाश और कमला दोनों एकदम से सकते में आ गए और आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कमला ने आगे बढ़कर नवीन को गले से लगा लिया और उसे सांत्वना देने लगी। कुछ देर बाद जब नवीन का मन हल्का हुआ तो उससे आगे बोलना शुरू किया। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उस कार ड्राइवर ने पुलिस को झूठा बयान दे दिया कि मैंने ही मैरी को उसकी कार के सामने धक्का दिया था। उसके इस झूठे बयान की वजह से मुझे सज़ा हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश करी अपनी बेगुनाही साबित करने की, लेकिन सब विफल हो गया। नवीन फिर से चुप होकर शून्य में निहारने लगा था। खुद को बचाने के लिए उस ड्राइवर ने पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया, जबकि पूरी गलती उसकी ही थी। मैं तो मैरी से बहुत प्यार करता था और अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश था, लेकिन मैं कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया और मुझे उम्र कैद हो गई। नवीन ने जब ये कहा तो प्रकाश और कमला दोनों ही चौंक गए। क्या कहा तुमने? तुमको उम्र कैद की सज़ा हो गई थी? कमला ने घोर आश्चर्य से नवीन की तरफ देखते हुए पूछा। तो नवीन ने हाँ में गर्दन हिला दी और कमला ने ये सुनकर अपना माथा पकड़कर बैठ गई। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि मैरी के कत्ल के इल्ज़ाम में तुमको उम्र कैद हो गई, दूसरी तरफ
आज तुम यहाँ इंडिया में हो, ऐसे कैसे बेटा? प्रकाश ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए पूछा। पापा, सजा तो मुझे उम्र कैद ही हुई थी और जेल में भी 6 महीने रहा था, लेकिन एक दिन एक पुलिस वाले ने आकर मुझे खबर दी कि मेरी केस फाइल फिर से खुल रही है। मैरी की मौत की और मेरी उम्र कैद की सज़ा की खबर अखबारों में छपी थी। ये घटना काफ़ी चर्चा में थी क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ और मैरी वहाँ की मूल निवासी, ऊपर से एक नामी गिरामी बिजनेसमैन की बेटी। फिर मेरी के पापा की मौत, कारोबार मेरे हाथ में आना, मैरी से मेरी शादी और फिर सब कुछ बिक जाना और अंत में मैरी और बच्चे की मौत। ये बातें संदिग्ध बना रही थी मामले को और मुझे कसूरवार। जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ था वैसे तो वो रास्ता सुनसान ही था, लेकिन वहाँ एक बंगला था जो कि रोड से थोड़ा सा हटकर था। लेकिन जब मैरी का एक्सीडेंट हुआ था तब उस बंगले में कोई नहीं था और उसका मालिक छुट्टियां मनाने बाहर गया हुआ था। जब 6 माह बाद वो वापस आया तो उसने अपने सीसीटीवी की फुटेज देखी थी और उसमें साफ साफ दिख गया कि मैरी की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है, बल्कि गलती सारी उस कार ड्राइवर की थी। बंगले का मालिक उस फुटेज को लेकर पुलिस स्टेशन गया और उसी की मदद से न सिर्फ मेरी सज़ा खत्म हुई बल्कि मैं बेकसूर भी साबित हुआ। कार ड्राइवर पकड़ा गया और उसको मैरी के एक्सीडेंटल मौत में सज़ा हुई। कुछ दिन उस बंगले के आदमी ने मुझे अपने ही घर पर रखा और फिर एक दिन मेरा इंडिया आने का इंतज़ाम करा दिया। तयशुदा दिन में मैंने इंडिया की फ़्लाइट ली और सीधे यहाँ आ गया। आप लोगों को बहुत ढूंढा पर आप लोग नहीं मिले। रहने की मेरे कोई जगह नहीं थी तो मैं बस स्टैंड पर जाकर सो जाता था। फिर जब एक दिन अचानक वर्मा अंकल मिले तो उनसे सभी बातें आपके बारे में पता चली कि कैसे मेरे अच्छे भविष्य के लिए आपने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, कहकर नवीन प्रकाश के पैरों पर गिर पड़ा। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ वो परिस्थिति बस होता चला गया। मैं आप लोगों से और मैरी से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि सब कुछ गलत ही होता चला गया। पापा, मैं जानता हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है। आप लोग आज जिस हालत में हैं उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने जो भी आप लोगों के साथ बुरा किया उसका फल मुझे मिल गया है। अब मैं जान गया हूँ कि बच्चे से अलग होने पर कैसा महसूस होता है। मैं आप लोगों से दूर रहा इतने साल और बिल्कुल भी आप लोगों की सुध नहीं ली, ऊपर से अपना लोन भी नहीं चुकाया जिसकी वजह से आपको घर बेचना पड़ा। अभी भी नवीन प्रकाश और कमला का हाथ पकड़े रोता और बोलता जा रहा था। पापा, मम्मी, मुझे बहुत पछतावा है उन सब बातों का जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को दुखी किया। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई पापा। उन 6 महीनों में जब मैं जेल में था तो पश्चाताप की आग में जलता रहा और शायद मेरे सच्चे पश्चाताप का ही परिणाम था कि उस बंगले के मालिक मिस्टर कैलियो ने वो फुटेज देखे और मुझे छुड़ाने के लिए पुलिस से संपर्क किया। पापा, मम्मी, अब मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और मैं वादा करता हूँ पापा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा और अपना पुराना घर वापस ले लूँगा। बस अब आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। नवीन ने अपने हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, बेटा, तुम्हारा सच्चा पश्चाताप ही तुम्हारी माफ़ी है। मैरी की मौत का एक हादसा थी जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं बेटा। जो हुआ उन सब बातों का बहुत दुख था हमें, लेकिन अब हम सब कुछ भूल चुके हैं और खुश हैं कि तुमको अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब तुम भी सब कुछ भूलने की कोशिश करो और एक नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करो। बच्चे चाहे कितनी भी बार गलती क्यों ना करें, माँ बाप हमेशा उन्हें माफ़ फिर से कर गले लगा लेते हैं। ऐसा दिल होता है उनका। फिर जब बच्चे सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं तो रब भी उन्हें माफ़ कर देता है। मैरी की आत्मा आज खुश होगी ये देखकर कि तुमको खुशी मिली। अपने दिल से अपराध बोध कम करके और पश्चाताप कम करके प्रकाश ने नवीन के सिर पर हाथ रखकर कहा। तीनों कुछ पल यूं ही एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर कुछ देर बाद सबके मन को जब शांति मिल गई तब सब मुस्कुरा उठे। जन अपराध बोध से बाहर आ चुका था और एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार था। आज घर में कुछ चहल पहल थी। आज मैरी और बच्चे के लिए शांति पाठ रखा गया था। मैरी की मुस्कुराती हुई फोटो पर गुलाब के फूलों की माला चढ़ी हुई थी। सामने पंडित जी के साथ नवीन बैठा पूजा कर रहा था। सब कुछ अब सामान्य हो चुका था। कुछ दिनों के बाद नवीन की उसी शहर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई।
कुछ सालों के बाद नवीन ने दोबारा से अपने पुराने घर को खरीद लिया था और आज उसके अपनी मम्मी पापा को उनका वो घर वापस कर अपने बेटे के होने के फर्ज को पूरा किया था। नवीन अब प्रकाश और कमला के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता रहा था। तीनों बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी रात के अंधेरों में नवीन मैरी को याद कर भावुक हो जाता था। उसने अपने दिल में मैरी की यादें अभी भी एक कोने में सहेज कर रखी हुई थी, लेकिन जब भी नवीन मैरी को याद कर उदास होता तो उसे मैरी की कही बात, नवीन तुम मेरा लाइफ हो और मैं तुम्हारा वाइफ हूँ, मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, याद आ जाती और वो मुस्कुरा उठता और ख़ुद को ही अपनी बाहों में समेटकर मैरी को महसूस करता। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।